आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फहदुल हक। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की रफ्तार के साथ और ही अहम तर बनता जा रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरीके से तेज़ भाग रही है, उसी तेज़ी के साथ ट्रैफ़िक कवानीन हमारी ज़िंदगी में अहमियत पाते जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें ट्रैफ़िक कवानीन की बुनियादी जानकारी हो। और आज का मौजू हमने जिसका इंतखाब किया है वो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और इस मौजू के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मीर वजाहत साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर के अहदे पर फाइज हैं। जय साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो जय साहब, हम बात करेंगे आज मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के बारे में। सबसे पहले बुनियादी तौर पर जानना चाहूँगा कि कानून और ट्रैफिक का क्या रिश्ता है और क्या ज़रूरत है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट को राइज किया गया। देखें, अगर आप हिंदुस्तान में इस कानून की बात करें जी, ये साल 1914 से जी, जब अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान थे उनके वक्त में इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914 राइज किया गया था। चूँकि हमने बाकी कवानीन जैसे कॉमन लॉ से हासिल किए हैं, ये कवानीन भी मोटर व्हीकल्स एक्ट भी जी, हमने उसी तरह कॉमन लॉ से ही हासिल किए हैं। तो लिहाजा बुनियादी ढांचा जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का 1914 के वक्त था जी, वो अंग्रेजों के ही कवानीन के पर ही उसी पे बुनियाद इसकी बनी हुई है। तो इसको 1939 में दोबारा अमेंड करके दोबारा राइज किया गया और उसके बाद बड़ी सारी कमेटीज, आज़ाद हिंदुस्तान की जब बात करें, बड़ी सारी कमेटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और बड़ी सारी ने सिफारिशात देने के बाद 1988 मोटर व्हीकल्स एक्ट मुरतब किया गया और जिसको सदर हिंदुस्तान की मंजूरी मिली और बशक्ल एक्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 इन फोर्स आया है। तो और ज़रूरत इसकी ये थी चूँकि बदलते जो ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो बदल रहा है, रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है और रोड सेफ्टी के बड़े सारे मामले भी दरपेश हैं। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मजमूआ कानून की ज़रूरत पड़ी। अच्छा। जो बशक्ल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 बिल्कुल इन फोर्स है। यानी जैसे जैसे वक्त बदला इसी तरीके से ट्रैफिक कवानीन की ज़रूरत और अहमियत बदलते वक्त से बदलती गई। तो जैसा जब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के बारे में, ये एक वसी कानून है बिल्कुल, जिसमें बहुत सारी दफ़े हैं। मैं चाहूँगा नाजरीन की सहूलियत के लिए आप इसका एक मुख्तसर सा खाका खींचे कि जिससे हमारे नाजरीन जो है उनका तारुफ इस एक्ट से हो। देखिए, एक मजमुआ कानून है जी, जो जितने भी कवानीन इससे पहले मोटर व्हीकल्स, गाड़ी का चलना जी, सवारी गाड़ी या मालगाड़ी का चलना जी, उनका तहफ़्फ़ुज़, माहौल का तहफ़्फ़ुज़, रोड पे जब ये आए, दूसरी चीज जितनी भी मामलात गाड़ी से दरपेश है उन सारी चीज़ों को आज के वक्त तक जितने भी मामले दरपेश हैं उनको मजमुआ करके एक कानून, मजमुआ कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया गया और जिसमें जैसे आप कौन गाड़ी चला सकता है, बिल्कुल, जिसके पास लाइसेंस हो, वो कैसे दी जा सकती है, किसको दी जा सकती है। एक प्राइवेट गाड़ी के लिए लाइसेंस और उसके बाद कमर्शियल गुड्स व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल के लिए लाइसेंस, बिल्कुल, वो कब दी जाए, किन शराइत पे दी जाएगी। फिर जो गाड़ी चलती है जी, वो कैसे रजिस्टर करनी है, किस अथॉरिटी के पास रजिस्टर करनी है। फिर उसके बाद जब ये गाड़ियां चलने लगेगी, चाहे प्राइवेट या कमर्शियल, उनका कंट्रोल कैसे किया जाए, इनका फिटनेस, इनका परमिट कैसे दिया जाए। उसके बाद रोड पे जी, जो जराइम इन गाड़ियों से दरपेश हो सकते हैं उनके लिए मामलात क्या क्या है। बड़ी सारी अथॉरिटीज़ है, एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं मोटर व्हीकल्स से, जिनका ताल्लुक मोटर व्हीकल्स से ही जो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी सूरत में एक ट्रिब्यूनल का क़याम जी, जो ऐसे मामलात को फौरी तौर एक अलग ज़ाब्ते से, समरी ज़ाब्ते से हल करे, फिर उसके बाद मुआवजा दिया जाए, उनका क़याम और इंश्योरेंस की ज़रूरत, बड़ी सारी चीज़ें, एक अथॉरिटी जो ये सारी चीज़ें, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सारे जारी करे, फिर उनको वक्त पर वक्त रिन्यू भी करे और दूसरी चीज़ें सारी इस
मोटर व्हीकल्स एक्ट, यानी इस कानून ने एक वसी दायरा खींचा बहुत ही मजमुआ कानून जी, है जी, जिसके अंदर कमोबेश रोड या सड़क पर जो हादसात होते हैं या सड़क पर गाड़ी कैसे चलानी है, ये सब चीजें जो है इसके अंदर कवर हो जाती हैं। इसके अलावा जराइम जी, जो ट्रैफिक जराइम है जी, जो कि मामूली सीट बेल्ट से शुरू होकर जी, तेज रफ्तार, बेएहतियाती या शराब पीकर या ऐसी सूरत में, नशे की सूरत में गाड़ी चलाना, जी, बड़े सारे उनकी वजाहत अलग अलग से की गई है। ऐसे जराइम, उनकी सजा और उसके बाद सजा कितने किस्म की सजा हो सकती है। जी, तो जैसा सबसे पहले बात करेंगे हम इस एक्ट में इदारे और उनके इख्तियारात। तो इस एक्ट में मुख्तसर तौर पर जानना चाहूँगा किन किन इदारों का जिक्र है और उन इदारों के क्या इख्तियारात हैं। अगर हम इस कानून की स्कीम को देखें, जी, इस कानून में तकरीबन 14 चैप्टर है जी, और तकरीबन 217 सेक्शंस हैं, बिल्कुल, और 2 शेड्यूल्स हैं जी, और इसमें तज़किरा है कि एक अथॉरिटी है जी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में, हर स्टेट गवर्नमेंट में अंडर आरटीओ एक्ट एक आरटीओ जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहा जाता है, जहाँ पे हम यूजुअली, जहाँ से हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है, रजिस्ट्रेशन होती है और दूसरे मामलात होते हैं। जी। उसके अलावा इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जी, वो भी एक अथॉरिटी है जहाँ पे जो हादसात सरजद होते हैं उनके लिए एक स्पेशल अदालत का क़याम किया गया है, जी, जो फौरी तौर उनका निपटारा करती है, उन मामलात का कंपनसेशन, मुआवजा का उनके मामले वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो रोड सेफ्टी और बाकी चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल, या जनरल पुलिस को भी इख्तियारात है कि वो देखे कि ट्रैफिक कवानीन को रोबे अमल लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है, कहीं पे पामाली तो नहीं हो रही, उस सूरत में वो चालानी करती है। बिल्कुल। तो ये छोटी मोटी वो अथॉरिटीज़ है जो इस मोटर व्हीकल्स एक्ट में आती है। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ भी आती है, बिल्कुल, और इसके अलावा मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट भी आता है, जिन पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज़ को मॉनिटर करें, रूल्स या एसआरओज़ वक्तन फ़वक्तन इशू करें। इसके बाद गाड़ियों का चलना, जी, रेट्स फिक्स करना, चाहे वो मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी हो, जी, उनकी रेट फिक्स करना, बिल्कुल, वो सारे मामलात है जो एक आम इंसान को भी मतलब एक दरपेश आते हैं, आम इंसान के दरपेश आते हैं। तो जैसा किराया तय करने की बात आपने की, मुझे याद आया कि हमारे दूरदर्शन केंद्र के जो ड्यूटी रूम है उसमें भी आए दिन ये शिकायत आती रहती है कि खुदारा हमें बताए कि अगर सवारी से किराया ज़्यादा ले रहे हैं कमर्शियल गाड़ियाँ, चूँकि हम देखते हैं कोविड की सूरत हाल है, कोरोना वायरस की लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो सवारी अमूमन कम चढ़ाते हैं गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ, तो उसके एवज़ में 2 गुना या 3 गुना हो गया है किराया। तो अगर किराया ज़्यादा लिया जा रहा है, सबसे पहले तो कौन सा इदारा ये किराया तय करेगा? दूसरा, अगर ये किराया ज़्यादा लिया जा रहा है तो जो सवारी है वो कहाँ शिकायत दर्ज कर सकती है अपनी? देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 67 को अगर हम देखें, उसके हिसाब से जो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट है वो रूल्स या ऑर्डर्स इशू कर सकता है जिससे किराया तय पाया जाए। बिल्कुल। जो ज़ाब्ता है किराया तय पाने का वो ये है कि हर ट्रिप में, जी, कितना किराया मुकर्रर किया जाए, बिल्कुल, और उसके बाद इस ट्रिप में कितना तेल का खर्चा है, जी, इन 2 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रिप और तेल का खर्चा, जी, वो तय करती है कि कितना किराया हो। यानी एक तवाजुन बनाया जाए, एक तवाजुन बनाया जाए कि इस ट्रिप में इतना खर्चा है और तेल इतना खर्चा आता है। चूंकि एक गाड़ी चलाने वाला भी बेशक अपनी रोजी के लिए ही गाड़ी चलाता है, बिल्कुल, तो उसी बुनियाद पे किराया तय पाया जाता है। जी। तो जो आपका सवाल है कि कोरोना के वक्त में सवारियां कम उठाई जाती है, जी, तो जब कम सवारियां उठे, जी, तो जो एक ट्रिप का है जो किराया है, जो खर्चा होगा, खर्चा और तेल का खर्चा है, वो जाहिर सी बात है कि कम सवारियों से ही उतना वसूल करना है। बिल्कुल, हाँ। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किराया ज्यादा है तो आप मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट या आरटीओ के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो उसका इजाला कर सकते हैं। जी। तो जैसा अब ये तो बात रही कि कानून क्या है, अब हम बात करते हैं मिसालों की मदद के साथ। मसलन मैं एक आदमी हूँ जिसे गाड़ी चलाने का शौक़ है या गाड़ी चलाना चाहता है, तो मुझे किन किन लवाजमात को पूरा करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं गाड़ी चलाऊं? सबसे पहली ज़रूरत मेरे लिए क्या होगी? देखें, गाड़ी चलाने से पहले, जी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको तब मिलेगी जब आपने कम से कम 18 साल की उम्र के होंगे। तो
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दफ़ा 3 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट जी वो कहता है जी कि आप गाड़ी तब तक नहीं चला सकते हैं रोड पे जहाँ पे शायरी आम पे जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो जी। तो उसके हासिल करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन करनी है जी। और आपके लिए ये बुनियादी ज़रूरत ये है कि आप 18 साल के होने चाहिए। फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप सिर्फ प्राइवेट गाड़ी के लिए लाइसेंस चाहिए या आपको पैसेंजर या गुड्स जिनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। मोटर व्हीकल्स के एक्ट में के तहत 2 गाड़ियों के अकसाम है मोटे मोटे, एक है जी प्राइवेट व्हीकल, दूसरा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट में आते हैं फिर उसके अलग अलग फिर सब कैटेगरीज है, जैसे कि हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, फिर लाइट गुड्स व्हीकल, लाइट पैसेंजर व्हीकल, फिर मीडियम, ये अलग अलग अकसाम है जी जी। और इसी तरह से अलग अलग लाइसेंस भी आपको इसके लिए है, यानी अलग अलग किस्म की गाड़ी के लिए मुझे अलग तरीके का लाइसेंस। बिल्कुल जी, और लवाजमात भी वैसे ही है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर हम देखें कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत हम देखें, आप को गाड़ी चलाने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आपको लाइसेंस मिली होनी चाहिए, उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक बहुत बड़े जुर्म के सजावार हो जाते हो जी 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 साहब, जिसमें न सिर्फ जुर्माना है बल्कि और भी मामलात इससे जुड़े हुए हैं जी। मसलन किसी का एक्सीडेंट हो बिल्कुल रास्ते पे और आपके पास लाइसेंस ना हो, उस सूरत में वो मुआवजा आपको अपनी जेब से देना है। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ा मुआवजा है। बिल्कुल। तो जैसा सबसे पहले हमने जाना कि लाइसेंस कैसे आरटीओ ऑफिस से लाइसेंस मिलेगी, दूसरा अगर मैंने एक बार लाइसेंस जो है मुझे मिल चुकी है, मुझे अजरा हुई है, तो क्या पूरी उम्र तक मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल के हो बिल्कुल और आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है जी, आपको 30 साल की उम्र तक लाइसेंस मिलेगी। अच्छा। वो हो सकता है कि 20 साल भी हो जी, 22 साल भी हो, 21 साल भी हो जी। ये डिपेंड करता है कि आपने किस एज में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। बिल्कुल। 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक आपकी जो लाइसेंस इजरा होती है उसकी मियाद सिर्फ आपकी 40 साल की उम्र के होने 40 साल की उम्र तक जी। और अगर आप 30 से लेकर 50 साल की उम्र के हो जी, फिर आपकी जो लाइसेंस उसकी मियाद सिर्फ 10 साल की होती है। तो साहब ऐसा क्यों है कि एक मियाद के लिए लाइसेंस मिलती है? मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ। अगर आप फिर 50 से 55 साल के हो, आपकी लाइसेंस की मियाद सिर्फ 5 साल की होती है जी। और अगर आप 55 से लेकर 60 साल की हो बिल्कुल, तो लाइसेंस की मियाद आपको 60 साल की उम्र तक होता है। अच्छा। तो आपके सवाल पे मैं आना चाहूंगा, जो आपने कहा कि ऐसा क्यों है, मियाद क्यों है। इसका बहुत जरूरी है कि वक्तन फवक्तन जो अथॉरिटी है जो लाइसेंस इजरा करती है जी, वो ये देखे कि जो ये बंदा है ये गाड़ी चलाने के लायक है कि नहीं है। बिल्कुल। वो बिल्कुल एक उसकी मेडिकल फिटनेस भी देखती है, आंखों की बीनाई भी देखती है, क्योंकि गाड़ी चलाना ये सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं है, राहियाम, पैदल चलने वाले, माल और बाकी जायदाद के लिए भी खतरा है। एक निहायत ही संजीदा काम है, बहुत ही संजीदा काम है, ये कोई गैर मामूली चीज नहीं है। तो जैसा अगर बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी चलाता हूं तो उस सूरत में क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कानून की नज़र में? आपको पहले ही विदाउट लाइसेंस चलाने पर चालान हो सकता है, जो ट्रैफिक चालान जिसको हम कहते हैं बिलो मुंह। और दूसरी बात यह है कि अगर हादसा सरजद होता है जी हाँ, हादसा सरजद होने की सूरत में बिना लाइसेंस अगर आप चला रहे हो, वो जो बंदा जिसके साथ हादसा सरजद हुआ है अगर वो मरा है, वो मुआवजा भी आपको ही देना है। अगर वो जख्मी हुआ है, चाहे ज़र्फ शदीद है या खफीफ है, सिंपल इंजरी है या ग्रीवियस इंजरी है, उसका मुआवजा भी आप ही को देना है जी। अगर आपके पास लाइसेंस है और आपकी गाड़ी भी इंश्योर्ड भी है जी, तब आप एक रिस्क जो है वो अपने रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, जो आप बच जाते हो। अच्छा, यानी पूरा मुआवजा इंश्योरेंस ही देता है, आप बच जाते हो, वो आपकी रिस्क कवर कर लेता है। लिहाजा लाइसेंस होना
और गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत ही लाजमी है, जरूरी है। और उसके बिना जो शाइस्ता इंसान है और इसकी संजीदगी को समझते हैं, शायद ही गाड़ी को हाथ लगाए जब तक कि उनके पास लाइसेंस ना हो और गाड़ी इंश्योर्ड ना हो। यानी लाइसेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे अब आपने सड़क पर हादसात की बात की, तो वहीं लेना चाहूँगा आपको कि अगर सड़क पर कोई हादसा सरजद हो जाता है तो उस सूरत में ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं कि कौन से कानून जो है वो अमल में आएंगे और क्या कार्रवाई होगी उसके बाद? देखिए, इसमें एक तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ताज़ीरात हिंद, उसमें भी बड़े सारे सेक्शंस हैं जिनके अंदर कार्रवाई हो सकती है। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे कोई हादसा सरजद होता है गाड़ी चलाने से, कोई बंदा जख्मी होता है, बिल्कुल, चाहे सिंपल इंजरी हो या ग्रीवियस इंजरी हो, जरब खफीफ हो या शदीद हो, उस सूरत में 279 337 के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। अगर मौत वाक़ा होती है फिर 304A के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा जी, और वो फौजदारी कार्रवाई होगी, एक फौजदारी मुकदमा उसके खिलाफ चलेगा। उसके अलावा जो जख्मी हुआ हो या जो मर गया हो या उसके लवाहकीन उसके खिलाफ क्लेम करेंगे और उसके खिलाफ मुआवजा मांगेंगे कि उनको मुआवजा दिया जाए, और वो मुआवजे की रकम बहुत मोटी होती है। तो जैसा क्लेम का बात का जिक्र आपने किया कि अगर किसी की खुदा न खास्ता मौत वाक़ा हो जाती है एक्सीडेंट से या फिर वो मजरूब हो जाता है, तो दोनों सूरतों में वो एक क्लेम कर सकता है, यानी एक मुआवजा जो है मुआवजे की रकम के लिए दरखास्त डाल सकता है। तो ये दरखास्त कौन डाल सकता है और कहाँ पे डाल सकता है? देखें, अगर किसी की मौत हुई है तो उसके लवाकीन, बिल्कुल, उसका भाई, बाप, बिल्कुल, बहन, बेटा, और जब वो जख्मी हुआ वो खुद एक क्लेम कर सकता है, जिसके लिए एक स्पेशल मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का इनेकाद हुआ है, जो भी अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट ही आता है। बिल्कुल, फिर क्लेम करके वो मुआवजा ले सकता है जी। मुआवजा लेने के लिए वो कह सकता है कि इसकी बेहतियाती से उसके साथ ये हादसा सरजद हुआ है, तो फिर वो बंदा जिसके नाम पे गाड़ी दर्ज है और जो चला रहा था जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर गाड़ी इंश्योर्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है जी, तब वो सारी रिस्क आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी जी। तो जैसा अगला सवाल इसी के मुतालिक होगा कि जो रकम तय होती है वो एक ट्रिब्यूनल, आपने कहा एक अदालत ही, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जो कि इसी एक्ट में उसका जिक्र किया गया है, तो वो कैसे तय करेगा कि फलां आदमी की मौत हो गई है या फिर वो जख्मी हो गया है तो कितने रुपए मुआवजा अदा करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को या जो ड्राइवर है उसे, वो कैसे तय करेगा? इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल जी। देखें, अगर मौत वाक़ा हुई है जी, किस उम्र में मौत वाक़ा हुई जी, उसके बाद वो क्या काम करता था जी, अगर वो जिंदा रहता तो कितनी देर जिंदा रहता, बिल्कुल, और कितना कमाता, बिल्कुल, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक टेबल और फार्मूला है जी, जिसके तहत ये तय किया जाता है कि मुआवजा कितना दिया जाए। तो जैसा अमूमन ये रकम कितनी बड़ी होती है? ये 3 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। यानी जब हम बड़ी रकमों की बात बहुत मोटी रकमें होती हैं। तभी मैं आपने अवलन भी आपसे अर्ज किया कि जो शाइस्ता इंसान है शायद ही इंश्योरेंस और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है जो एक आम इंसान पे बन सकती है। तो जैसा एक बार जब ये मुआवजे की रकम तय हो गई, उसके बाद ये मुआवजा कैसे अदालत तय करती है कि किसे अदा करना है? ये देखती है कि जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन जी, जो डिपेंडेंट्स हो जी। डिपेंडेंट एक बूढ़ा बाप भी हो सकता है जी, हाँ, बूढ़ी माँ भी हो सकती है जी, जो नाबालिग बच्चे भी हो सकते हैं जी, गैर शादीशुदा बेटी भी हो सकती है जी। जो भी डिपेंडेंट उस बंदे पे डिपेंडेंट हो, बिल्कुल, उनको मिल सकती है। वो शरह भी तय अदालत ही कर सकती है। उसके लिए भी ये बाज़ाब्ता एक ज़ाब्ता है जिसमें सक्सेशन का भी दखल है, इनहेरिटेंस का भी दखल है, बड़ी सारी चीजें हैं जो उस सूरत में जैसा जब मौत वाक़ा हो, जब मौत वाक़ा हो जी, अगर जख्मी हुआ हो तो तब उसकी सूरत में देखते हैं कि इसको कितना खर्चा लगा है कि मेडिकल एक्सीजेंसीज में जो इलाज मुआवजे के लिए क्या खर्चा आया है, उसके बाद कि इसके जो कैपेसिटी थी, वर्किंग कैपेसिटी, उसमें कितनी फर्क पड़ी जी। क्या ये परमानेंटली डिसेबल हो गया है काम करने से या थोड़ा काम कर सकता है जी। वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो है रकम तय की जाती है। यानी जैसा अगर मैं गलत नहीं समझा तो एक रकम तय होगी जो
आम तौर पे एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत मोटी रकम होती है। और अगर आपके पास लाइसेंस है और इंश्योरेंस है, दोनों चीजें हैं, तो तब इंश्योरेंस कंपनी को ये रकम अदा करनी होगी। आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी से फारिग हो जाते हो अगर आपके पास लाइसेंस है और इंश्योरेंस है जी। आप गाड़ी चलाते हो, चूंकि ये ऐसा काम है जो रिस्की है। बिल्कुल। और हर वक्त इसमें रिस्क शामिल एक खतरा लाहक होता है हर वक्त ही रिस्क। बिल्कुल। क्योंकि ये ज़ाब्ता भी हमारे पास एक उसूल है जिसको कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। जी हाँ। ये कंपनसेशन भी नो फॉल्ट लायबिलिटी के ही बुनियाद पे तय किया जाता है जी। क्योंकि मैं एक ऐसी चीज चला रहा हूं जो खतरनाक है, जी जैसा न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आम चलने वाले के लिए भी खतरनाक है। लिहाजा जिम्मेवारी मेरी ही बनती है कि मैं बहुत एहतियात से चलाऊं, और इसके अलावा ये भी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे पास इंश्योरेंस हो जो मेरी इस बेएहतियाती जो उससे सरजद हो सकती है या कोई वाक़ा सरजद हो सकता है उसको रिस्क को कवर कर सके। और इस सूरत में जैसा अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर लाइसेंस नहीं है तो ये रकम क्या सिर्फ मुझे ही अदा करनी होगी अगर मुझसे एक्सीडेंट सरजद हो जाता है? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जी हाँ, या इंश्योरेंस नहीं है या दोनों नहीं है, जी, तो आपको ये रकम खुद अपनी जेब से अदा करनी पड़ेगी। यानी निहायत ही जरूरी है कि आप जब सड़क पे निकलें तो लाइसेंस और इंश्योरेंस आपके पास हो। जी जी बिल्कुल जरूरी है। जी। देखें, शायद चालान विदाउट इंश्योरेंस का चालान आप पे हो, आप वो रकम अदा कर सकते हो। बिल्कुल। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप पे चालान हो, वो रकम भी आप अदा कर सकते हो। पर जब हादसा सरजद हो जाए, जी हाँ, और वो रकम आपको अपनी जेब से अदा करनी हो, तब ये बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना बहुत ही बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी इंश्योरेंस और लाइसेंस के बिना आप सड़क पे ना उतरे, ना ही उतरे। लेकिन जैसा एक और बात है, बाज दफा ये कहते हैं जब हादसा कोई हो जाता है सड़क पे कि जो ड्राइवर है उसकी गलती नहीं थी, तो क्या उस सूरत में भी जब ड्राइवर ये कहे कि मेरी गलती नहीं है, उस सूरत में भी ये मुआवजा उसे अदा करना होगा? क्योंकि ये टॉर्ट्स एक अलग फील्ड ऑफ लॉ है और नो फॉल्ट लायबिलिटी के उसूल पे है। नो फॉल्ट लायबिलिटी मींस आपकी कोई गलती नहीं है, हाँ। तब भी आपकी लायबिलिटी है, ये जिम्मेदारी तब भी आपकी जिम्मेदारी इसी उसूल पे बना है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि मैं एक खतरनाक चीज चला रहा हूं, लिहाजा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एहतियात से चलाऊं, पूरा एहतियात बरतूं, और मेरी गलती होने के बगैर भी मुझ पे ये जिम्मेदारी होती है कि कि मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो, और वो सारा खामियाजा भी मुझे ही भुगतना है। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी गलती हो, अगर हादसा हो गया है तो आपको खामियाजा नो फॉल्ट लायबिलिटी के उसूल पे ही है। निहायत ही एहतियात करना होगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, और बिल्कुल दस्तावेज के बिना ना चलाएं। तो जैसे अब ये बात हुई लाइसेंस और इंश्योरेंस की, हम आगे बात करेंगे अब कुछ ऐसे कागजात की जो गाड़ी के मुतालिक जरूरी हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है। जी, हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के पीछे क्या कानून है और ये कहाँ पे अजरा होती है? देखिए, अगर हम चैप्टर 4 मोटर व्हीकल्स एक्ट में देखें, उसमें बाज़ाब्ता एक अथॉरिटी जिसको हम आरटीओ कहते हैं को ये इख्तियारात है कि वो गाड़ी को रजिस्टर करे। बिल्कुल। और गाड़ी जब आप खरीदते हैं, जी, खरीदने के वक्त आपको 1 माह का मियाद मिलता है जिसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपको मिलती है। बिल्कुल। जिसमें आपको अप्लाई करना होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। जी, ठीक है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते, जी हाँ, तो आप ना सिर्फ एक जुर्म करते हो कि आप गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन चला रहे हो, बल्कि अगर आपके पास लाइसेंस है, जी, वो भी रद्द की जा सकती है। अच्छा, अगर आपको लाइसेंस मिली है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, जी जी, तो अगर आप 1 माह के बाद रजिस्टर नहीं करते हो, आपकी लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। आपकी लाइसेंस भी फिर रद्द हो सकती है। जी, लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। 1 माह की मियाद के अंदर आपको अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगला जो दस्तावेज है वो है रूट परमिट। रूट परमिट की बात होती है, तो रूट परमिट क्या होता है और ये कहाँ से अजरा होता है? देखिए, रूट परमिट भी इसी अथॉरिटी को इख्तियार है। जी, रूट परमिट उन गाड़ियों के लिए है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए है। जी हाँ, ताकि उन पर कंट्रोल किया जाए, जी, कि किस हद से किस हद तक वो चल सकते हैं। बिल्कुल। ताकि ये तय पाया जाए कि किस इलाके में कितनी गाड़ियां हो। इसका मकसद ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स रहे। जी, देखिए, मैं आपको कहूं कि जैसे कश्मीर का खिता हम देखें, जी हाँ, तो एक इलाके में 5000 गाड़ियां चलती हो और दूसरे इलाके में 20,000। बिल्कुल।
तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स नहीं है। जी हाँ। तो जो अथॉरिटी होती है उनको परमिट्स इसी हिसाब से इजरा करने होते हैं, यानी ताकि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल रहे कि एक ही जगह सारा, इससे ट्रैफिक का निज़ाम भी जी साहब बिल्कुल बरकरार रहता है कि एक ही जगह सारी गाड़ी क्लस्टर भी नहीं होती है, और हर इलाके में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स रहता है ताकि सवारी या माल उस जगह से दूसरी जगह जा। जैसा आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो चालान होते हैं हमारी सड़कों पे, ट्रैफिक पुलिस अमूमन चालान करती है, तो इस चालान का क्या तरीका रहता है, इसका क्या ज़ाब्ता है, और जो अदालत है वो जो फाइन करता है, वो जो जुर्माना करता है, वो किस बुनियाद पे करता है? देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है या जनरल पुलिस भी है, उनको भी इख्तियारात है। जब उनको लगता है कि कोई भी कहीं पे एहतियात से नहीं चला रहे हैं या कोई भी जो जराइम इस मोटर व्हीकल्स एक्ट में है सरजद हो रहे हैं, तो उस सूरत में वो चालान कर सकते हैं। जी हाँ। फिर चालान दो किस्म के हो सकते हैं, वहीं पे मौके पे ही जुर्माना हो, जो छोटे मोटे होते हैं, बिल्कुल, और जो थोड़े से बड़े होते हैं जी, उनका कोर्ट चालान होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो जुर्माना तय पाया गया है, जी हाँ, जो अथॉरिटीज है जैसे पुलिस है जो ट्रैफिक करती है, उनके लिए स्लैब्स प्रिस्क्राइब्ड है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइन जो वो इम्पोज कर सकते हैं। जी हाँ। अलबत्ता जब अदालत के पास आती है, जी, जैसे कि आप ताज़ीरात हिंद के तहत हर जराइम का एक डिफेंस है, जी, दफा है, बिल्कुल बिल्कुल दफा है जिससे आप एक डिफेंस क्लेम कर सकते हो, वैसे ही इस एक्ट का भी एक नेसेसिटी, एक डिफेंस है। जी। जैसे मैं आपको कहूं कि कहीं पे किसी का हार्ट अटैक हुआ, जी, आपके पास लाइसेंस नहीं है, बिल्कुल, और गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, उस सूरत में आप नेसेसिटी की वक्त वो गाड़ी उठा के चला सकते हैं, उसको अस्पताल ले जा सकते हैं। वहां अदालत के पास ये मौका रहेगा कि वो जो जुर्माना अपना है दिफा वो ना पेश करे। हाँ, दिफा पेश करे, जी, और वो अदालत ही दिफा दे सकती है। बिल्कुल जैसा अथॉरिटीज को शायद देखने का वो मौका ना मिले, बिल्कुल, वो चालान कर सकती है कि इसने विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चलाई या बेहतियाती से चलाई। फिर जब अदालत के पास आएगा वहां वो कहेगा जी मेरे पास ये दिफा है। बिल्कुल जैसा। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन को आप एक मैसेज दें। मैं जितने भी नाजरीन हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ी है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना खतरा अपने हाथ पे ले रहे हो। ये गाड़ी आप तब तक ना चलाएं जब तक कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और गाड़ी इंश्योर्ड ना हो, और बाकी लवाजमात आप एहतियात से चलाएं, और बाकी लवाजमात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप पे हमेशा एक खतरा लाहक रहता है कि हादसा न सरजद हो जाए। जैसा आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि दूरदर्शन और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की ये कोशिश आप तक ट्रैफिक कवानीन के बारे में आसान जुबान में जानकारी पहुँचाने में कामयाब रही। इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और माहिर कानून को लेके, किसी और अहम कानूनी मौजू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।